हमारा अगला टॉपिक है मोल संकल्पना। मोल संकल्पना के बारे में एक डायग्राम बना हुआ है, पहले इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर मोल संकल्पना पे भी आ रहे हैं। कार्बन परमाणुओं का एक मोल, कार्बन परमाणुओं का एक मोल, उसमें कितने कार्बन होंगे? 6.022 इंटू 10⁻23। ये नंबर थोड़ा सा हो सकता है बड़ा लग रहा हो, कठिन लग रहा हो, लेकिन आगे चल के आपको इसके बारे में कुछ जानकारी मिलने वाली है। क्या लिखा हुआ है? कार्बन परमाणु का एक मोल जिसमें 12 ग्राम कार्बन आएगी और उसमें परमाणु कितने होंगे? 6.022 इंटू 10⁻23। दूसरा लिखा हुआ है हाइड्रोजन परमाणु का एक मोल, हाइड्रोजन परमाणु का एक मोल जिसमें कितनी ग्राम हाइड्रोजन आएगी? 1 ग्राम हाइड्रोजन आएगी। उसमें भी हाइड्रोजन परमाणु कितने होंगे? 6.022 इंटू 10⁻23। वही के वही, सेम टू सेम, ये जो है वही यहाँ पर लिखा हुआ है। हाइड्रोजन के बाद नीचे लिखा हुआ किसी भी कण, किसी भी कण, चाहे परमाणु हो, अणु हो या आयन हो, 3 कण है, परमाणु, अणु या आयन, किसी भी परमाणु, अणु, आयन का एक मोल किसके बराबर होगा? उस कणों का सापेक्ष द्रव्यमान, उस कणों का सापेक्ष द्रव्यमान, और उन कणों की संख्या कितनी होगी? चाहे परमाणु हो चाहे अणु हो, उसकी संख्या कितनी होगी? 6.022 इंटू 10⁻23। नीचे लिखा हुआ है अणुओं का एक मोल, मतलब अणुओं का एक मोल, कोई भी अणु लिया हुआ उसका एक मोल संख्या कितनी होगी? उसका आणविक द्रव्यमान। नोट करने वाली बात है, यहाँ पर सापेक्ष द्रव्यमान नहीं लिखा हुआ है, परमाणु द्रव्यमान नहीं, आणविक द्रव्यमान, जो भी आपने कैलकुलेट करना सीखा है, आणविक द्रव्यमान, उसमें अणुओं की संख्या कितनी होगी? 6.022 इंटू 10⁻23। यानी कि परमाणु हो, कोई सा आयन हो या फिर अणु हो, कुछ भी हो, अणुओं की संख्या कितनी आ रही है? 6.022 इंटू 10⁻23, 10⁻23, यही आ रही है ना नंबर बार बार। हाँ चलो, आज शिवानी ने बता दिया कि प्रेजेंट है, वो प्रेजेंट है, ठीक है। अब नहीं बता पाओगे शिवानी, कुछ ना कुछ लिख देते हैं बच्चे मेरे को याद दिलाने के लिए कि स्क्रीन लॉक कर दो, हम लिख सकते हैं। चलो ये चार्ट देख लिया, इसको थोड़ा सा दिमाग में रखते हुए हम मोल संकल्पना पढ़ने शुरू करते हैं। ये हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की किसी अभिक्रिया का उदाहरण लेते हैं, जैसे जिसमें जल निर्मित होता है। जल कैसे बना हुआ? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। यहाँ इन्होंने हाइड्रोजन ले लिया, हाइड्रोजन की क्रिया ऑक्सीजन से करवाई, तो काय का निर्माण होगा? H2O। अब आप बोलोगे भैया आगे 2 लगा हुआ है, इसका क्या मसला है? तो ये रिएक्शन बैलेंसिंग करने के लिए रहता है। अभी उस 2 को जो है वो थोड़ा सा स्किप करो, है ना। यहाँ पर क्या लिख रहे हैं? उपरोक्त अभिक्रिया यह भी निर्दिष्ट करती है कि हाइड्रोजन के 2 अणु, एक बात याद रखेंगे, इसके लिए आपको रिएक्शन बैलेंसिंग करना जरूरी है, सीखना पड़ेगा, है ना। रिएक्शन बैलेंसिंग करना कैसे करते हैं, ताकि ये चीज समझ में आएगी आपको और अच्छे से। यहाँ पर 2 क्यों लगा हुआ है उसको देखते हैं पहले, है ना। हमने क्या करा, छोटी सी आपको रिएक्शन बैलेंसिंग के बारे में बात बता दूं, फिर उसके बाद वापस आ रहा हूं उस पर। हाइड्रोजन गैस की क्रिया ऑक्सीजन से करवाई, ऑक्सीजन गैस से करवाई, तो हमको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की क्रिया से क्या मिला? पानी मिला, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? H2O। अब यहाँ पर परमाणु की संख्या देखो, परमाणु की संख्या, हाइड्रोजन के यहाँ पर 2 परमाणु। देखो एक बात, पहली बात तो इसको अभिकारक बोलते हैं, आपको पता है, इन दोनों को अभिकारक बोलते हैं, और एरो के जो इस साइड रहता है उसको उत्पाद बोलते हैं। ये तो मेरे ख्याल से आपको पता है, मैं बता चुका हूँ। इसको क्या बोलते हैं? उत्पाद बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं? अभिकारक, है ना। दोनों में रिएक्शन, दोनों की जो है वो बैलेंसिंग होना चाहिए, जितने तत्वों की संख्या यहाँ पर है उत्पाद में उतनी अभिकारक में होना चाहिए, या फिर बोले जितनी अभिकारक में उतनी उत्पाद में होना चाहिए, सेम होना चाहिए संख्या। अब यहाँ पर देखो हाइड्रोजन तो 2 थे, मतलब हाइड्रोजन कितने उत्पाद में? 2, और अभिकारक में भी हाइड्रोजन कितने हैं? 2। नीचे लिखा रहता है, मतलब ये परमाणु लिखा हुआ, हाइड्रोजन कितने परमाणु हैं? 2 परमाणु, और यहाँ पर भी हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं? 2 परमाणु। लेकिन ऑक्सीजन के अभिकारक में कितने परमाणु थे? 2, और यहाँ पर कितने परमाणु हैं? 1 है। तो हम बोलेंगे अभी रिएक्शन बैलेंस नहीं है, संतुलित नहीं है, गड़बड़ा गई है, क्योंकि यहाँ पर 2 थे ऑक्सीजन के परमाणु, यहाँ पर केवल 1 ही है। तो बैलेंसिंग करने के लिए हम क्या करते हैं? इसके आगे 2 लगाते हैं। याद रहे, कभी भी हम इसके बेस में नहीं लगाते, परमाणु की संख्या नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि ये अणु चेंज कर देगा, पानी का अणु नहीं रहेगा, फिर ये H2O2 हो जाएगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो जाएगा, ये पानी का फॉर्मूला चेंज कर देगा। इसलिए कभी भी हम बेस में नंबर नहीं बढ़ाते हैं बैलेंसिंग करने के लिए, हमेशा हम अणुओं की संख्या बढ़ा देते हैं। तो हमने क्या कर दिया, हाइड्रोजन को कितना, ऑक्सीजन को आगे कितना लगा दिया? 2, तो ऑक्सीजन के अणु कितने हो गए? अब 2 हो गए। अब लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत गई, हमने जब 2 लगाया आगे, तो हाइड्रोजन के तो ऑलरेडी 2 थे, देखना। अब यहाँ पर 2 लगाया तो ऑक्सीजन के तो 2 हो गए, पहले कुछ नहीं था,
लेकिन हाइड्रोजन के तो बेचारे के पहले से 2 थे ना, अब उसके आगे आपने 2 और लगा दिया, तो यहाँ पर हाइड्रोजन के टोटल एटम हो जाएंगे 4, 2 गुणे 2 यानी कि 4, है ना। यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 हो गए। अब लेकिन यहाँ पर 2 बचे, यहाँ पर भी हमको 4 करना पड़ेगा, तो हम क्या कर देंगे, इसके आगे 2 लगा देंगे, इसके आगे 2 लगा देंगे। अब बोलेंगे हम कि रिएक्शन बैलेंस हो गई, तो देखो हाइड्रोजन के यहाँ पर 4 एटम हो गए अभिकारक में, उत्पाद में भी 4 हो गए, ऑक्सीजन के 2 थे, ऑक्सीजन के यहाँ पर भी 2 हो गए। थोड़ा थोड़ा समझ में आया। देखो इसको इस तरह से भी देखो, यहाँ पर जब मैं इसको 2 आगे लगा देता हूँ ना, तो इसका मतलब ये हो जाता है H2O 2 बार लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पर क्या बना हुआ है, H2O प्लस H2O, बस इसका मतलब यही है। अब देखना इन दोनों को कैलकुलेट करना, हम बराबर करने की कोशिश करते हैं। हाइड्रोजन एक तो है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर एक है क्या, नहीं है, यहाँ पर भी हमको H2 और H2 प्लस H2 करना पड़ेगा, इन 2 H2 चाहिए पड़ेंगे, एक H2 जोड़ना पड़ेगा यहाँ पर हमको। ऑक्सीजन देखो यहाँ पर कितना, एक ऑक्सीजन ये और एक ऑक्सीजन ये, 2 ऑक्सीजन है ना, यहाँ पर भी कितने ऑक्सीजन है, 2 ही ऑक्सीजन है। किसी का भी नीचे फॉर्मूला चेंज नहीं करते हैं, क्योंकि उसका फॉर्मूला जनरलाइज वे में वही रहता है, अणु चेंज हो जाएगा नहीं तो दूसरे तत्व बना लेगा, दूसरा यौगिक बना लेगा, सॉरी दूसरा कोई पदार्थ बन जाएगा अगर हम नीचे संख्या चेंज करते हैं। तो इसको इस तरह से भी देख के आप कंपेयर कर सकते हो, जितने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यहाँ पर है उतने यहाँ पर भी है ना। और इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, आगे ऊपर 2 लगा दो, तो ये भी अभी वैसे के वैसे लिखा हुआ है ना। नहीं समझ में आया, हाँ मुझे समझ में आ गया था कि इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है रिएक्शन बैलेंसिंग को, कुछ नहीं, बस अभी इतना ध्यान रखो, क्योंकि ये बात की बात है, आप आगे 10th क्लास में इसको और डिटेल में पढ़ोगे। हम केवल अभी इतना समझ के चलते हैं कि जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया हम लिखते हैं, जैसे यहाँ पर पानी बन रहा है, तो जब भी पानी बनता है तो इसमें परमाणुओं की संख्या, जितनी इसकी अभिकारक में परमाणुओं की संख्या है उतनी ही उत्पाद में होना चाहिए, है ना। उसको बैलेंसिंग करना भी थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, बैलेंसिंग करना, हालांकि मैं 10th क्लास में सिखाता हूँ और मुझे सिखाना भी चाहिए अभी, सिखा दूँ क्या, चलो सिखा देता हूँ। मोल संकल्पना पढ़ने की कोशिश करते हैं, फिर मैं आपकी एक्स्ट्रा क्लास लेकर अगर टाइम बचेगा तो वो भी दिखा दूंगा। उपरोक्त अभिक्रिया निर्दिष्ट करती है, ये कोई अभिक्रिया लिखी हुई है पानी बनने की, पानी ऐसा बनता है, मान लो अभी ऐसा बनता है, पानी ऐसा बनता है, हाइड्रोजन के 2 अणु आगे लगा हुआ है ना, तो ये अणु को दिखाता है, हाइड्रोजन के 2 अणु ऑक्सीजन के 1 अणु के साथ, ऑक्सीजन का कितना अणु है यहाँ पर 1, आप बोलोगे भैया 2 लगा हुआ है, 2 परमाणु है, 2 क्या है, परमाणु। अणु किसको बोलते हैं, जो आगे लिखी रहती संख्या, जैसे हाइड्रोजन के आगे ये वाला 2 लिखा हुआ है, तो ये हाइड्रोजन अणु कहलाएगा, है ना। इसके आगे कुछ नहीं लिखा है, मतलब 1 लिखा है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के कितने परमाणु है, 1 परमाणु है, और पानी के कितने अणु बन रहे हैं, 2 अणु बन रहे हैं, 2 अणु बन रहे हैं, है ना। हाइड्रोजन के 2 अणु ऑक्सीजन के 1 अणु के साथ अभिक्रिया करके जल के 2 अणु निर्मित करते हैं, अथवा हाइड्रोजन अणु के 4 यू, मतलब अभी द्रव्यमान में बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन अणु के 4 यू ऑक्सीजन अणु के 32 यू के साथ संयोग करके 36 यू जल अणु निर्मित करते हैं। दूसरा पॉइंट काय में बोल दिया इन्होंने, इसको द्रव्यमान के सेंस में बोल दिया कि इसका द्रव्यमान जो है वो इतना इतना था, और ये जो है वो इतने द्रव्यमान का पानी का एटम बना रहा है टोटल, है ना। तो उपरोक्त समीकरण से हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं, मुझे अंदर से ऐसा लग रहा है कि ये चीज समझ में नहीं आई, ये चीज समझ में नहीं आई ना, बोलो। नहीं भैया, नहीं भैया, नहीं भैया। इसको समझने के लिए पहले हम ये चीज देखते हैं। चलो ठीक है, आज खत्म नहीं हो पाएगी क्लास, कोई दिक्कत नहीं, सीखना ज्यादा जरूरी है। पहले रिएक्शन बैलेंस करना सीखते हैं कि रिएक्शन बैलेंसिंग होती कैसे, उस पर बात कर लेते हैं। थोड़ा सा टाइम बढ़ जाएगा चैप्टर खत्म होने में, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। देखो हम जैसे बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाना है मुझे, तो एक अभिक्रिया करवाना पड़ेगी, कार्बन की क्रिया मुझे ऑक्सीजन गैस से करवाना पड़ेगी। जैसे अभिक्रिया करवाऊंगा मैं, तो मुझे एक गैस मिलेगी जिसका फॉर्मूला होगा कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला होगा CO2, होगा ना। अब देखना इस रिएक्शन में हमको क्या क्या पता चलता है, इस रिएक्शन में हमें पता चलता है ये कार्बन का परमाणु है, यहाँ पर कार्बन के परमाणु कितने, याद रखें जब भी यहाँ नीचे कोई संख्या लिखी जाती है, इसके नीचे अभी कुछ नहीं लिखा है मतलब कितना लिखा हुआ 1, आगे कुछ नहीं लिखा हुआ है मतलब कितना लिखा हुआ 1, 1 को हम लिखते नहीं है कॉमनली। जब भी किसी तत्व के नीचे कोई संख्या लिखी जाती है तो ये दिखाता है उसका परमाणु, क्या दिखाता है, परमाणु। और जब भी कोई संख्या उसके आगे लिखी जाती है ये दिखाता है अणु, ये क्या दिखाता है, अणु, है ना। अब ऑक्सीजन के बताओ मुझे कितने परमाणु हैं, यहाँ पर 2 परमाणु है क्या नहीं। ऑक्सीजन के अणु बताओ कितने हैं यहाँ पर, 1 बहुत सही, कुछ नहीं है तो कितने अणु हैं, 1 अणु है ना। थोड़ा सा ध्यान देना,
ठीक, ये कार्बन का होगा, ये ऑक्सीजन का होगा। अब मैंने आपसे बोला कि केमिस्ट्री का एक रूल है रासायनिक संयोजन का, या फिर रासायनिक केमिस्ट्री का, रासायनिक रिएक्शन का, केमिकल रिएक्शन का एक रूल है, जितने एटम्स की संख्या यहाँ पर होगी उतने ही एटम्स की संख्या यहाँ पर भी होना ही चाहिए हमेशा, तभी हम बोलते हैं कि रासायनिक समीकरण संतुलित है, नहीं तो नहीं होगा। अब देखते हैं है कि नहीं है, मतलब जितने अभिकारक में परमाणु की संख्या है उतनी कितनी होना चाहिए, उत्पाद में भी होना चाहिए, नहीं तो हम रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित नहीं मानते हैं, है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये कार्बन का एक परमाणु है अभिकारक में, यहाँ पर देखो उत्पाद में भी कितने परमाणु है, एक ही कार्बन है, मतलब कार्बन की संख्या बराबर है। ऑक्सीजन को देखो, ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं, ऑक्सीजन के यहाँ पर भी 2 परमाणु हैं, तो क्या हो गई, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या भी बराबर हो गई। इसलिए हम क्या बोलेंगे, इसलिए हम बोलेंगे कि रिएक्शन बैलेंस है, हमको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन अब यदि मैं आपको दूसरी रिएक्शन की बात करूं, जिसमें H2 प्लस O2 हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलकर पानी बना रहे हैं, पानी का फॉर्मूला होता है H2O। H2O, क्या यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या बराबर है, यहाँ पर नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमको इसकी संख्या को बराबर करना होगा। लेकिन बराबर करने के लिए सबसे बड़ी कंडीशन ये है कि हम इसके नीचे नहीं लगा सकते, अगर नीचे लगा देंगे तो वो पानी नहीं कहलाएगा, वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो जाएगा, वो गलत पानी बन जाएगा, वो उससे मर सकते हैं हम, है ना। तो हम कभी भी नीचे नहीं लगाएंगे, नीचे नहीं लगाएंगे तो कहाँ करना है, हमको तो बराबर करना है, तो हम उसके आगे लगाएंगे, यौगिक के आगे संख्या लिखकर बराबर करेंगे, है ना। लेकिन हमने अभी इसको ऑक्सीजन को तो बढ़ाने की कोशिश करी, ऑक्सीजन को बढ़ाया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने इसको बराबर करने के चक्कर में हमने यहाँ पर पानी के 2 एटम बना दिए, सॉरी 2 मॉलिक्यूल बना दिए, 2 अणु बना दिए। हाइड्रोजन के आगे 2 लगा हुआ है ना, तो हाइड्रोजन के कितने अणु बन गए, यहाँ पर 2 अणु बन गए, मतलब 2 लगा हुआ है, इसका मतलब क्या, H2O प्लस H2O बना दिया हमने। किस लिए, केवल ऑक्सीजन को बराबर करने के लिए, ऑक्सीजन को बराबर करने के लिए हमने क्या कर दिया, हाइड्रोजन के 2 अणु बना दिए। अब जैसे हमने ऑक्सीजन को बराबर करा तो हमने 2 अणु तो बना दिए, लेकिन हाइड्रोजन अब ज्यादा हो गया हमारे पास, देखो हाइड्रोजन 2 ये हो गए और 2 ये हो गए, हाइड्रोजन कितने हो गए हमारे पास, 4 हो गए। तो हमको बराबर करने के लिए इसको भी कितना करना पड़ेगा, 4 बराबर करना है, तो नीचे का मल्टीप्लाई करने पर हो सकता है बराबर। यहाँ ऐसी कौन सी संख्या लिखूं जिससे हाइड्रोजन 4 हो जाए, मल्टीप्लाई करने पर 2 लिखने पर हाइड्रोजन बिल्कुल बराबर हो जाएगा। मतलब हाइड्रोजन के भी यहाँ पर कितने अणु हैं, हाइड्रोजन के भी यहाँ पर 2 अणु हो गए, है ना। मतलब इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के कितने हो गए, 4 हो गए, यहाँ पर भी हाइड्रोजन कितना हो गया, 4 हो गया, ऑक्सीजन 2 चाहिए था, एक ये हो गया, एक ये हो गया, मतलब हमारी रिएक्शन बैलेंस हो गई। लेकिन मैं जब भी रिएक्शन बैलेंस करता हूँ ना, तो इसको ऐसा नहीं लिखता हूँ, मैं इसको शॉर्ट में लिखता हूँ। कैसे लिखता हूँ, मैं इसको लिखता हूँ, यहाँ पर कितने H2 हैं, 2 H2 हैं, तो आगे 2 H2 लगा देता हूँ, आगे H2 प्लस, ऑक्सीजन के आगे कुछ नहीं लगा हुआ है तो O2, और पानी के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, अणु हैं, तो पानी के भी आप देखोगे 2 मॉलिक्यूल्स हैं, तो आगे हम 2H2O दिखा देंगे, 2H2O लगा देंगे, है ना। 2H2O बनाए, बस यही रिएक्शन वहां पर लिखी हुई है, यही रिएक्शन लिखी हुई है ना। तो ये उन्होंने लिख दिया कैसे, यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 अणु हैं, ऑक्सीजन का 1 अणु है, दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, पानी के 2 अणु बना रहे हैं, यही लिखा हुआ है बस पहली लाइन में, और कुछ नहीं लिखा हुआ है। दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, पानी के 2 अणु बना रहे हैं। क्या बोला मैंने बोला हाइड्रोजन के 2 अणु मिलकर, हाइड्रोजन गैस के 2 अणु और ऑक्सीजन का कितना, 1 अणु मिलकर पानी के कितने अणु बना रहे हैं, 2 अणु बना रहे हैं। यही तो लिखा हुआ है बुक में, देखो पहले सेंटेंस में यही लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, हाइड्रोजन के 2 अणु ऑक्सीजन के 1 अणु के साथ अभिक्रिया करके जल के 2 अणु निर्मित करते हैं। सिंपल सी बात लिखी हुई कि नहीं। अब देखना दूसरा पॉइंट क्या लिखा हुआ है, दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है इनके आणविक द्रव्यमान के केस में। आपको पता है आणविक द्रव्यमान कैसे निकालते हैं, हाइड्रोजन का आणविक द्रव्यमान कितना होता है, हाइड्रोजन का आणविक द्रव्यमान कैसे निकालते हैं, एक कितनी संख्या में, यहाँ पर पहले ये बताओ हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1, बहुत अच्छे, 1 होता है। अच्छा यहाँ पर कितने हाइड्रोजन के एटम कितने हैं, 2, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 का करना पड़ेगा ना। अच्छा अणुओं की संख्या भी दी हुई है 2, है ना, इसमें के कितने अणु हैं हाइड्रोजन के, 2, तो मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एक और 2 का, क्योंकि हाइड्रोजन के 2 अणु मौजूद है यहाँ पर। देखो इसको इस वाले समीकरण से समझो, हाइड्रोजन का यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 गुणित 2, एक और हाइड्रोजन भी तो है यहाँ पर 2 है ना, तो 1 गुणित 2
दोनों का मिलकर कितना हो जाएगा, अगर हम इसको टोटल करेंगे तो 2 इसके और 2 इसके, दोनों का टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा 4, है ना। दोनों का टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा 4। इसको हम यहाँ पर भी देखें, अगर 2H2 लिखा हुआ है, मतलब हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 U, और कितने परमाणु हैं, 2 परमाणु हैं, और अणु कितने हैं, 2 अणु हैं। तो टोटल इसका आणविक द्रव्यमान कितना हो जाएगा 2H2 का, टोटल आणविक द्रव्यमान हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 एकम 4, 4 U। हाइड्रोजन का आणविक द्रव्यमान कितना हो गया 4 U। अच्छा, ऑक्सीजन का कितना पढ़ा है अपन ने, ऑक्सीजन का कितना होता है 16। और कितने परमाणु हैं ऑक्सीजन के, 2 परमाणु हैं। तो 16 गुणित 2 करेंगे, 16 गुणित 2 कितना हो जाएगा 32 U। 32 U मतलब हाइड्रोजन का 4 U, 32 U ऑक्सीजन का द्रव्यमान आपस में रिएक्ट करके, अब हमको इसका भी द्रव्यमान निकालना पड़ेगा। और पानी का द्रव्यमान आपको निकालना आता है, अभी हाल निकाला था अपन ने। तो पानी का द्रव्यमान आया था 18 U, याद हो यदि आपको, तो क्या 18 U होगा, नहीं, आगे 2 भी लगा हुआ है। पानी के भी कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 2 मॉलिक्यूल्स हैं, इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा 18 गुणित 2 करना पड़ेगा। 18 गुणित 2 मतलब हम इसको बराबर करेंगे तो ये कितना जाएगा 18 दूनी 36 U। 36 U। क्या द्रव्यमान संरक्षण का नियम लग रहा है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम मतलब अभिक्रिया के पहले का द्रव्यमान अभिक्रिया के बाद के द्रव्यमान के बराबर है क्या। देखो यहाँ पर 32 और 4 कितना होता है 36। बिल्कुल, इन दोनों को जोड़ेंगे हम तो अभिकारकों का कुल द्रव्यमान कितना था 36 U, और उत्पाद का द्रव्यमान कितना आ रहा है 36 U, है ना। बस यही बात उन्होंने दूसरी लाइन में भी लिखी हुई है। देखो दूसरी लाइन को पढ़ने की कोशिश करो। हाइड्रोजन अणु के 4 U, हाइड्रोजन अणु के 4 U ऑक्सीजन अणु के 32 U के साथ संयोग करके 36 U जल के अणु को निर्मित करता है। बात समझ में आई। दूसरी बात वही तो लिखी हुई है, हाइड्रोजन के 4 U ऑक्सीजन के 32 U के साथ मिलकर पानी के 36 U जल का अणु निर्मित करते हैं। उपरोक्त समीकरण से हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि हम किसी पदार्थ की मात्रा उसके द्रव्यमान अथवा उसके परमाणु की संख्या से अभिलक्षित कर सकते हैं, परंतु एक रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण से अभिक्रिया में भाग लेने वाले परमाणु अथवा अणुओं की संख्या सीधे प्राप्त हो जाती है। इसलिए पदार्थ की मात्राओं का ज्ञान उनके द्रव्यमानों के आधार की अपेक्षा उनके अणु अथवा परमाणुओं की संख्या के आधार पर प्राप्त करना अधिक सुविधाजनक होता है। अतः एक नई इकाई प्रस्तुत की गई जिसको हम बोलते हैं मोल, है ना। मोल जिसका प्रतीक मोल, इसमें इंग्लिश में MOL लिखते हैं, मोल है पदार्थ की SI मात्रा होती है, पदार्थ की मात्रा की SI इकाई है, मतलब पदार्थ कितनी मात्रा में मौजूद है उसकी SI इकाई क्या है, मोल है। और एक मोल में कितने कण होते हैं 6.0221406 into 10 to the power 23 तात्विक कण होते हैं। मतलब टोटल एक पदार्थ में कितने कण होंगे, एक मोल पदार्थ में कितने कण होंगे, आपको पूरा याद रखने की जरूरत नहीं है, केवल इतना याद रखो 6.022 into 10 to the power 23 10 to the power 23 कण होते हैं। यह संख्या अवोगाड्रो स्थिरांक, यह संख्या अवोगाड्रो, मैंने बताया था ना अवोगाड्रो वैज्ञानिक का नाम है, स्थिरांक का नियत संख्यात्मक मान होती है जब उसे मोल इनवर्स इकाई में व्यक्त किया जाता है, और इसे ही एवोगाड्रो संख्या कहा जाता है। तो ये आपका मेन कॉन्सेप्ट था। एवोगाड्रो संख्या किसको बोलते हैं 6.022 into 10 to the power 23। केवल आप 022 तक याद रखें, बस इतने तक याद रखें, उसके आगे याद करने की जरूरत नहीं है। इसको हम एवोगाड्रो संख्या बोलते हैं, और यही बहुत काम की चीज है। कैसे काम की है आज के लिए रहने देते हैं, आज का टाइम आज का यहीं खत्म हो रहा है। बाकी एवोगाड्रो संख्या कैसे काम की होती है, क्या काम करती है, किसी उसके काम आती है, उसके बारे में हम थोड़ी सी बात चर्चा करेंगे, और अगली क्लास में हम इसके न्यूमेरिकल भी करेंगे, है ना। तो आज मैंने थोड़ा सा आपको मूल संकल्पना बता दिया है, बाकी थोड़ा सा बाकी है जिसमें हम न्यूमेरिकल भी देखेंगे, उन न्यूमेरिकल को सॉल्व भी करेंगे, इसके फॉर्मूले भी देखेंगे। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं हम, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है।